नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 17 चैप्टर वित्तीय प्रबंध कि एक व्यवसायी को अपना कार्य करने के लिए या व्यावसायिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जब वित्त की आवश्यकता होती है तो वो इस वित्त का प्रबंध किस प्रकार करता है। या तो वह अंश इशू करके या फिर ऋण पत्र निर्गमित करके या बाहरी किसी संस्था से ऋण लेकर जो है अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इस तरीके से अपनी पूंजी संरचना का निर्माण करता है कि इसमें उसकी स्वयं के द्वारा अंशधारियों द्वारा जो अंशधारियों से प्राप्त किए हुए कोष और ऋण पत्रों से प्राप्त किए गए कोष का क्या मिश्रण रहेगा, यह उसकी पूंजी संरचना के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं पूंजी संरचना। पूंजी संरचना क्या होती है? अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर वो किस तरीके से रहने वाला है, इस बात का निर्धारण वो है कैसे करता है कि एक कंपनी द्वारा अपनी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कि जब वो स्थापित हो रही है और उसे पूंजी की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए वह समता और ऋण के मिश्रण को का निर्धारण किस प्रकार करता है, उसे पूंजी संरचना कहते हैं। यानी ऋण और समता इन दोनों के मिश्रण को, कि समतांश पूंजी और ऋण पूंजी इन दोनों का क्या मिश्रण है, इस बात का निर्धारण ही पूंजी संरचना कहलाता है। मान लीजिए एक व्यवसायी है जिसके विनियोग जो है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उसको विनियोग करने की आवश्यकता है। अब उसके पास इसके दो तरीके हैं, या तो वह इसमें से कुछ हिस्सा समतांश के माध्यम से और कुछ ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर ले, या पूरा का पूरा ही समतांशों के माध्यम से प्राप्त कर ले। तो किस तरीके से वह अपनी पूंजी संरचना का निर्धारण करता है, देखते हैं। मान लीजिए इसने इसमें से 2 लाख रुपए के अंश निर्गमित कर दिए, 2 लाख रुपए के इक्विटी अंश इसने इशू कर दिए और बाकी के जो 3 लाख रुपए हैं उनसे डिबेंचर ऋण पत्र इशू कर दिए 10% के। इस तरीके से इसने अपना जो है पूंजी संरचना का निर्धारण किया और इस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से उसे 20% की इनकम होने वाली है। 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से उसे 20% की इनकम होती है। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपए उसका लाभ हो रहा है। अब इस 1 लाख रुपए में उसने जो डिबेंचर इशू किए हैं तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3 लाख का 10% वो कितना इंटरेस्ट देगा? 30,000 रुपये वह इंटरेस्ट देगा। तो अब उसकी जो इनकम बची है वह 70,000 रुपये, यानी अंशधारियों के लिए। इसमें से भी मान लीजिए उसे 40% का टैक्स चुकाना है, 40% का टैक्स चुकाना है। तो टैक्स चुकाएगा 40%, तो 28,000 रुपये उसने टैक्स चुका दिए। तो अब उसके पास जो बच रही है राशि वह बच रही है 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपये की राशि उसके पास अंशधारियों के लिए बची है। ये राशि जो है समता अंशधारियों के लिए है। तो 42,000 समतांश कितने थे? 2 लाख, यानी कितना परसेंट है समता अंशधारियों का प्रत्याय है? 21%। अब मान लीजिए दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वह पूरी की पूरी 5 लाख राशि समता अंशधारियों के माध्यम से ही ले ले, कोई भी ऋण पत्र इशू नहीं करे। तो ऋण पत्र इशू नहीं करेगा तो कुछ भी ब्याज उसको देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी इनकम वह रख लेगा। इस पे से टैक्स चुका देगा 40%। तो अब कितनी इनकम बची इनके लिए? 60,000 रुपये। ये पूरी की पूरी 60,000 रुपये 5 लाख के समतांशों पर है। यानी अब इनको जो इनकम प्रत्याय मिल रहा है वह मिल रहा है 12%। जो अब इनको प्रत्याय मिल रहा है वो मिल रहा है 12%। यानी हम देखें कि यदि वह अपनी पूंजी की व्यवस्था जो है 2 के माध्यम से करता है, यानी समतांश और डिबेंचर के माध्यम से करता है, तब तो जो स्वामी कोषों पर जो प्रत्याय है, समतांशधारी को प्रत्याय है, वो 21% मिल रहा है। और यदि वह पूरा का पूरा ही विनियोग जो है पूंजी अपने समतांशधारियों के माध्यम से ही अगर वह एकत्रित करता है तो उनकी जो प्रत्याय रहेगी वो 12% ही रह जाती है। यानी एक व्यवसायी को अपनी पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय डिबेंचर्स और समतांश इन दोनों का एक अनुपात निर्धारित करना होता है। इसे समता पर व्यापार भी कहा जाता है। तो स्वामीगत पूंजी से तात्पर्य व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी से है, कि व्यापार के स्वामी द्वारा जो भी पूंजी लगाई जाती है उसे स्वामीगत पूंजी कहते हैं। तथा ऋणगत पूंजी से तात्पर्य दीर्घकालीन ऋण व ऋण पत्रों द्वारा प्राप्त होने वाली राशि से है।
और जो ऋणगत जो पूंजी है वह जो डिबेंचर इशू किए गए हैं या बाहरी कोषों से जो ऋण लिया गया है उसमें इसको शामिल किया जाता है। यानी व्यापारी के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी जो स्वामीगत पूंजी कहलाती है और ऋणों द्वारा ली गई पूंजी को ऋणगत पूंजी कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी संरचना में दो निर्णय लेने पड़ते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि एक तो निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियां, जैसे हमने देखा कि वह ऋण पत्र इशू कर सकती है और समता इशू कर सकती है। यानी प्रतिभूतियां कौन कौन सी प्रतिभूतियां वह इशू कर सकती है और उनका अनुपात क्या रहेगा, किस अनुपात में कितनी कितनी उसे इशू करनी चाहिए ताकि जो उसमें प्रत्यय मिले उसे अधिकतम मिले। तो पूंजी संरचना में दो प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं उसे अपनी पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय। अब पूंजी संरचना का निर्धारण करेंगे तो उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है एक व्यावसायिक फर्म को, तो उनकी आय, संभावित आय और उसकी स्थिरता। अगर एक फर्म है और जिसकी आय स्थिर है, संभावित जो फ्यूचर में जो उसकी इनकम हो रही है वह लगातार अच्छी हो रही है और स्थिर प्रकृति से हो रही है, तो वह ऋण पत्रों के माध्यम से जो है अपने कोषों की व्यवस्था कर सकता है। क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और यदि उसकी आय जो है, इनकम निश्चित है, तो वह ऋण पत्रों पे दिया जाने वाले ब्याज का भुगतान आसानी से कर सकता है। परंतु यदि उसकी इनकम ही निश्चित नहीं है, उसको प्रतिफल जो लाभ है उसका कुछ स्थिरता नहीं है, तो ऋण पत्र जो है इशू करना, ज़्यादा ऋण पत्र इशू करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। क्योंकि फिर ऋण पत्रों पर तो उसे ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लाभ हो या ना हो। इसलिए आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वे किस प्रकार अपने कोषों की व्यवस्था करें। तो यदि कंपनी में निवेश किए जाने वाले धन से संभावित आय की उपलब्धता में स्थिरता है, यदि जो भी वह विनियोग कर रहा है और उसे कंपनी में जो इनकम हो रही है उससे वह स्थिर प्रकृति की है, तो वह ऋण का प्रयोग करना उचित है। क्योंकि ऋणों पर क्या है, एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, ब्याज देने के बाद जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होता है वह कंपनी का होता है। लेकिन यदि ये निश्चित ही नहीं है, स्थिरता नहीं है, तब भी ब्याज दिया जाना जरूरी होगा ऋण पत्रों पर, तब फिर ज्यादा ऋणों के द्वारा जो है कोष एकत्रित करने उचित नहीं होते हैं, इससे कंपनी पे भार पड़ता है। परंतु विक्रय व लाभ की मात्रा में अस्थिरता है तो समता अंश पूंजी का ही प्रयोग करना अधिक लाभप्रद है। क्योंकि समता अंशधारियों को जो लाभांश दिया जाएगा वो लाभ होने की स्थिति पे ही दिया जाएगा। यदि कंपनी को लाभ नहीं है तो किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं दिया जाएगा। परंतु यदि ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो उन्हें ब्याज देना जरूरी होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे ना हो। दूसरा है ऋण की लागत, कि जो हम कोष एकत्रित कर रहे हैं उसकी लागत क्या है, उसे एकत्रित करने की लागत क्या है। यदि ऋण पत्रों को निर्गमित किया जा रहा है और उस पर उचित दर से ब्याज हम चुका देते हैं, उसे लागत एकत्रित करने की लागत कम है, तो ऋण पत्रों को निर्गमित किया जा सकता है। यदि निवेशित पूंजी पर आय की दर से ऋण दर दी जाने वाली ब्याज की दर कम है, यानी आपने जो कहीं आय इन्वेस्ट कर रखी, इनकम इन्वेस्ट कर रखी और उससे जो रिटर्न मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वह ऋण पत्रों पे दिए जाने वाले ब्याज से अधिक है, तब तो ऋण पत्र के द्वारा जो है कोष एकत्रित किए जा सकते हैं। और यदि नहीं है, आप उस पर ब्याज नहीं चुका सकती, कंपनी अगर ब्याज नहीं चुका सकती तो कंपनी ऋण पर निर्भर नहीं रह सकती है। परंतु यदि आय की दर ऋण की पर दी जाने वाली ब्याज की दर से अधिक है तो कंपनी ऋण पर निर्भर रह सकती है, क्योंकि वह ऋणों पर जो दिया जाने वाला ब्याज है उसका भुगतान कर सकती है। व्यवसाय के प्रबंध का अधिकार, यदि एक व्यवसाय है और उसके प्रबंधक ये चाहते हैं कि जो अधिकार है वो विभिन्न व्यक्तियों में ना फैले, तो वह ऋण पत्रों के माध्यम से कोषों को एकत्रित करेंगे। क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो शेयर होल्डर्स कंपनी के स्वामी होते हैं और उनका कंपनी के प्रबंध में, कंपनी में जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें मतदान देने का अधिकार होता है। तो यदि वे प्रबंध के अधिकार को सीमित रखना चाहते हैं तो ऋण पत्रों के माध्यम से जो है कोषों की प्राप्ति करेंगे। कंपनी के प्रबंधक यदि प्रबंध में भाग लेने के अधिकार को सीमित रखना चाहते हैं तो वह ऋण पत्र व पूर्वाधिकार अंशों से कोष प्राप्त करना उनके लिए श्रेयस्कर होगा। क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी किसी भी भाग में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, न ऋण पत्रधारियों को होता है। फिर है पूंजी बाजार की दशा। यदि पूंजी बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, उसकी दशा अच्छी चल रही है, शेयर्स की वैल्यू अच्छी चल रही है, तो फिर वह
निवेशक जो है मंदी का दौर है तब तो वह अंशों में अपना धन नहीं लगाना चाहेंगे और ये ऋण के द्वारा ही वित्त प्राप्त करना चाहेंगे। और यदि मंदी का दौर नहीं है, उन्नति का दौर है, तो फिर अंशों के माध्यम से भी जो है ऋण कोष प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि पूंजी बाजार में मंदी का दौर है तो निवेशक अंशों में अपना धन नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि अंशों पे लाभांश दिया जाता है। तो ऋण के द्वारा वित्त एकत्रित किया जा सकता है क्योंकि ऋण पर क्या है, एक निश्चित दर से ब्याज दे दिया जाता है। नियामक मानदंड, कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं, उसके आधार पर पूंजी संरचना का निर्धारण किया जाना चाहिए। पूंजी संरचना के निर्धारण में वैधानिक मानदंडों का भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सरकार द्वारा जो भी मानदंड तय किए गए हैं उन मानदंडों को ध्यान में रखकर ही पूंजी संरचना का निर्धारण किया जाना चाहिए। लचीलापन, कंपनी द्वारा ऋणगत कोष व समता कोष के अनुपात का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि उनमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके। यानी जो भी पूंजी संरचना का निर्धारण किया गया है, जो भी उनका अनुपात बनाया गया है, उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनमें लचीलापन होना चाहिए, वह लोचदार होनी चाहिए। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन किया जा सके। निवेश के प्रति विनियोजकों की अभिवृत्ति, यदि विनियोजक जो है, जो विनियोग करने वाले हैं, अगर उनकी अभिवृत्ति है कि वह धन की वापसी की सुरक्षा चाहते हैं, कि वे चाहते हैं कि जो उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया धन है वो सुरक्षित उन्हें मिल जाए और उस पर निश्चित दर से ब्याज मिलती रहे, तो वह ऋण पत्र इशू करेंगे। और यदि वह जोखिम लेना चाहते हैं तो वह समतांश इशू करेंगे। तो विनियोजकों की अभिवृत्ति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। जो निवेशक अपने धन की वापसी की सुरक्षा तथा निश्चित प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं वह ऋण पत्रों में विनियोजन करेंगे, तथा जो निवेशक जोखिम वहन करने को तैयार है वह समतांश में अपना धन निवेश करेंगे। यानी जो इन्वेस्टर है, जो उस कंपनी में पैसा लगाएंगे, यदि वे चाहते हैं कि वे जोखिम उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक प्रत्याय मिले, तब तो वे समतांश पूंजी में अपना धन निवेश कर देंगे। और यदि वे निश्चित दर से ब्याज प्राप्त या निश्चित दर से प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋण पत्र में धन निवेश करेंगे। और यदि वे थोड़ा बहुत जोखिम उठाना चाहते हैं, पूरी तरीके से नहीं, तो फिर पूर्वाधिकार अंश में, यानी निवेशक सीमित मात्रा में जोखिम वहन करना चाहते हैं तो पूर्वाधिकार अंशों में निवेश करेंगे। लाभांश, लाभांश क्या होता है? जब परिचालन लाभ की गणना करने के लिए ब्याज व कर से पूर्व के लाभ में से, मान लीजिए ब्याज व कर से पूर्व का जो लाभ है वह 1 लाख रुपए है, ब्याज घटाने से पहले का और कर देने से पहले का जो लाभ है वह 1 लाख रुपए है। उसमें से जो भी ऋण ली है उसके ब्याज को घटाते हैं। मान लीजिए 3 लाख रुपए का ऋण लिया है जिस पर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000 रुपए। यह है ब्याज घटाने के बाद का प्रॉफिट बच गया। ब्याज घटाने और कर से पहले का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, ब्याज घटाने के बाद का प्रॉफिट है 70,000 रुपए। इसके अंदर से सरकार द्वारा निर्धारित कर को घटाते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स की रेट है वो 40% है, तो 40% अगर इसमें से घटाएंगे 70,000 का 40% 28,000 रुपए, तो 42,000 रुपए जो बचे हैं यह परिचालन लाभ है और इसमें से लाभ की घोषणा की जाएगी, लाभांश की घोषणा की जाएगी। तो कर को घटाने के बाद जो लाभ बचता है वही अंशधारियों में वितरित किया जाता है। तो वह लाभ जो ब्याज व कर से पूर्व के लाभों में से ऋण के ब्याज को घटाने के बाद और टैक्स को घटाने के बाद जो लाभ बचता है उसमें से ही लाभांश की घोषणा की जाती है। संपूर्ण लाभ को अंशधारियों में वितरित नहीं किया जाता। कंपनी संपूर्ण जो लाभ बच रहा है उसे अंशधारियों में वितरित नहीं करती है, बल्कि कुछ भाग को रोक लिया जाता है। इस रोकी गई आय को संचित आय कहते हैं। कुछ भाग को, यानी संपूर्ण लाभ जो बचा है अब कंपनी का ब्याज देने के बाद, टैक्स देने के बाद, तो संपूर्ण लाभ को जो है कंपनी अंशधारियों में वितरित नहीं करती है, बल्कि उसमें से कुछ भागों को अलग से रिटेन करके रख लिया जाता है, रिजर्व बना के रख लिया जाता है भविष्य की हानियों से बचने के लिए या भविष्य की किसी परिस्थिति में उसे काम में लेने के लिए उसे अलग से संचित करके रख लिया जाता है।
जो लाभांश समता अंशधारियों को दिया जाता है उसे समता लाभांश कहते हैं, तथा जो लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है उसे पूर्वाधिकार लाभांश कहा जाता है। दो प्रकार से के अंश होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। यानी समता अंशधारियों को दिया जाने वाला लाभांश समता लाभांश कहलाता है, और पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाने वाला लाभांश जो है वो पूर्वाधिकार लाभांश कहलाता है। लाभांश के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अब लाभांश किस प्रकार से दिया जाए, कितना दिया जाए, इसका निर्धारण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कि कंपनी की वित्तीय आवश्यकता, कि कंपनी के पास जो लाभ बचा है क्या संपूर्ण लाभ को बांट दिया जाए, या कंपनी को इस भविष्य में पैसों की ज़रूरत है, अतिरिक्त नगद की आवश्यकता है, कोष की आवश्यकता है अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए या प्रवर्तन के लिए या अन्य किसी भी कार्य के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, अलग से रिजर्व बना के रखेगी, संपूर्ण लाभ को जो है अंशधारियों में वितरित नहीं करेगी। कंपनी को अपनी दीर्घकालीन ऋण शोधन क्षमता, यानी उसके भविष्य में जो भी उसने ऋण ले रखे हैं उसको चुकाने जितना उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसकी शोधन क्षमता कैसी है, उसकी विस्तार प्रक्रिया, वे आकस्मिक व्ययों के भुगतान हेतु एक हिस्सा रखकर ही लाभांश का निर्धारण करना चाहिए। यानी अपने भविष्य की जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखने के बाद ही जो भी लाभांश का निर्धारण करना है उसे किया जाना चाहिए। यानी उसकी दीर्घकालीन जो शोधन क्षमता है वो देखकर, या फिर उसको विस्तारण प्रक्रिया है वो देखकर, या फिर कोई भी आकस्मिक खर्चे हैं, आकस्मिक हानि है, उनकी पूर्ति के लिए अलग से एक कोष बनाने के पश्चात ही लाभांश का जो है वितरण किया जाना चाहिए। दूसरा है नगद कोष की आवश्यकता, कि नगद कितना रखना उसके लिए अलग से आवश्यक है। इस बात का भी उसे ध्यान रखना चाहिए कि लाभांश की दर का निर्धारण करने से पूर्व कंपनी को अपने सभी देय व्यय व ऋण के भुगतान हेतु नगद कोष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कि यदि जो उसके खर्चे हैं, जो भी चल रहे जो खर्चे हैं और जो ऋण का भुगतान है, ऋण ले रखे हैं, उसके लिए जो नगद की आवश्यकता है, उन सबको ध्यान में रखकर ही लाभांश का वितरण किया जाना चाहिए। पूंजी बाजार में पहुंच, कंपनी की उच्च लाभदायकता के स्तर व अच्छी ऋण भुगतान क्षमता के कारण वह पूंजी बाजार में अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करके वित्त कोष एकत्रित कर सकती है। यदि कंपनी उच्च ख्याति वाली है और उसकी लाभदायकता का स्तर ऊंचा है, अच्छी ख्याति वाली है, लाभदायकता का स्तर ऊंचा है, पूंजी बाजार में उसकी अच्छी पहुंच है, तो वह अच्छी ऋण भुगतान क्षमता के कारण अगर पूंजी बाजार में उसने ऋणों का जो है समय पे वह चुका देती है, उसकी भुगतान क्षमता अच्छी है, नगद के जो उसके कोष हैं वह अच्छे हैं, तो वह पूंजी बाजार में भी क्या कर सकती है, अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करके वित्त कोष को एकत्रित कर सकती है। तो फिर वह लाभांश का भुगतान कर देगी, उसे अधिक अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तथा उच्च दर से लाभांश का भुगतान वह कर सकती है। यदि कंपनी की पूंजी बाजार में पहुंच अच्छी होती है, यदि वह पूंजी बाजार में अपने अंशों व ऋण पत्रों को आसानी से निर्गमित करके कोष एकत्रित कर सकती है, तो उसे अतिरिक्त फिर अपने लाभांश को बचाने की, जो लाभ बचा हुआ है उसे अलग से उसका कोष बनाने की जरूरत नहीं होती है। वह उच्च दर से भी लाभांश का भुगतान अंशधारियों को कर सकती है, परंतु प्रतिकूल स्थिति में उसकी पूंजी बाजार में पहुंच की क्षमता क्या रहती है, कम रहती है। यदि उसकी लाभदायकता का स्तर अच्छा नहीं है, या उसकी जो शोधन क्षमता है, ऋण शोधन क्षमता अच्छी नहीं है, तो फिर पूंजी बाजार में वह इजीली जो है अपने अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करके कोष एकत्रित नहीं कर सकती, तो फिर उसे कम दर से जो है लाभांश का भुगतान करके अतिरिक्त कोष बनाने होंगे। अंशधारियों की अपेक्षाएं, कि अंशधारियों ने जो भी कंपनी के अंशधारी हैं वह भी एक अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें उच्च दर से या एक निर्धारित दर से समय समय पर लाभांश दिया जाए, तो उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर भी कंपनी को जो है लाभांश का भुगतान करना चाहिए। कंपनी द्वारा अधिक लाभ कमाने पर अपने अंशधारियों को नियमित व उचित लाभांश का भुगतान करना चाहिए। मतलब जो भुगतान अंशधारियों को किए जाने की जरूरत है, अंशधारियों को जितनी अपेक्षा है उतना उनको भुगतान किया जाना चाहिए। यानी अधिक से अधिक कि वह संचय करके रख ले और अंशधारियों को भुगतान ना करे, इससे उनमें क्या होता है, असंतोष पैदा हो जाता है। इसीलिए उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न ना हो, तो उनकी अपेक्षा के अनुरूप नियमित रूप से और उचित दर से जो है लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए। कर नीति, सरकार की कर नीति भी लाभांश के निर्णय को प्रभावित करती है। कि भारत सरकार ने लाभांश पर कर अदा करने की नीति में परिवर्तन किया है। अब अंशधारियों को प्राप्त लाभांश पर कर नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि कंपनी द्वारा ही लाभ वितरित किए गए भाग पर
12.5% की दर से अतिरिक्त कर देना पड़ता है। अतः लाभांश वितरण में कंपनी बहुत उदार हो गई है। अब अंशधारियों को ना करके कंपनी को ही सारा जो है 12.5% की दर से जो है टैक्स चुका देना होता है। इसलिए अब कंपनी जो है लाभांश के भुगतान में क्या हो गई है, उदार हो गई है, उच्च दर से लाभांश का भुगतान करती है। विनियोग के अवसर व विकास की संभावनाएं। यदि कंपनी के पास विनियोग के अवसर अधिक है तो वह कम लाभांश घोषित कर सकती है। मान लीजिए कंपनी को ये लगता है कि उसके पास विनियोग के अवसर ज़्यादा हैं, परियोजनाएं हैं जहां वह अपने लाभ को इन्वेस्ट कर सकती है, तो वह लाभों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखकर लाभांश कम घोषित करती है और उसको इन्वेस्ट करके भविष्य के रिटर्न के लिए उसे क्या कर लेती है, इन्वेस्ट कर देती है। तो यदि विनियोग के अवसर ज़्यादा होंगे तो वह कम दर से लाभांश घोषित करेगी, परंतु उसे ऐसी संभावना ही नहीं दिखे कि वह अपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सके, तो फिर वह अधिक दर से क्या करेगी, लाभांश वितरित करेगी। अधिक दर से वह लाभांश वितरित करती है। वैधानिक प्रतिबद्धता, कुछ वैधानिक प्रतिबंध भी है जिसके आधार पर लाभांश की घोषणा करनी पड़ती है। कभी कभी सरकार या दीर्घकालीन कोष प्रदान करने वाले निवेशक भी लाभांश की सीमा को निर्धारित कर देते हैं। कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि सरकार द्वारा भी या जो कंपनी के ऐसे निवेशक हैं, जो दीर्घकालीन निवेश करने वाले जो निवेशक हैं कंपनी के, वह भी एक दर निर्धारित कर देते हैं कि इस दर पर ही आपको क्या है, इतनी दर तक ही आपको लाभांश का भुगतान करना है। तो इन सब बातों का भी एक कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा कि एक वित्तीय बाजार जो है या वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूंजी बाजार, पूंजी संरचना का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है और पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। थैंक यू।